हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश बुक भिस्तास की फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल में जो सारे क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। मतलब क्वेश्चन को समझेंगे, साथ साथ क्या होगा उसका आंसर को देखेंगे और समझेंगे। और चैप्टर के नीचे तुम्हें पता होगा टोटल 7 क्वेश्चन है, ये देख लो। ये सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कशन करूँगा, जिससे तुमको ये चैप्टर समझने में भी आसानी होगी और बोर्ड के एग्ज़ाम को फेस करने में भी आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। इस स्टोरी में जो थर्ड लेवल की बात हो रहा है उसका मतलब क्या है। आंसर देखो, द थर्ड लेवल रेफर्स टू द थर्ड फ्लोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक जो थर्ड फ्लोर है उसको थर्ड लेवल यहाँ बोला गया है। The narrator of the story, Charlie, claims that there are 3 levels at the Grand Central Station, while in reality there are only 2. इस स्टोरी के जो नैरेटर है अपना बात बता रहा है, वो है चार्ली। वो क्लेम कर रहा है, मतलब डिमांड कर रहा है कि वहाँ 3 लेवल है उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जबकि हकीकत में रियलिटी में वहाँ 2 ही लेवल है। द थर्ड लेवल हुआ चार्लीज हॉल्यूसिनेशन। ये जो थर्ड लेवल की बात वो कर रहा है वो उसकी माया यानी मन की भ्रम है, हकीकत में वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। क्या कभी चार्ली जा सकता है लौट कर उस टिकट काउंटर में जो थर्ड लेवल में है टिकट खरीदने के लिए गेल्सबर्ग को, जहाँ वो खुद जाएगा और अपनी पत्नी के साथ भी जाएगा। आंसर देखो, चार्ली ट्राई टू फाइंड द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बट नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू इट। मीनिंग देखो, चार्ली ने कोशिश किया ढूंढ निकालने में वो थर्ड लेवल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में है वो सोच रहा है, लेकिन उसको वो गलियारा नहीं मिला जो गलियारा उस थर्ड लेवल तक उसको ले जा सके। एंड हेंस ही कुड नॉट गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। इसीलिए वो फिर लौटकर उस टिकट काउंटर में नहीं आ पाया जो थर्ड लेवल में है करके वो सोच रहा है, जिसे वो टिकट खरीदता गेल्सबर्ग जाता अपनी पत्नी के साथ। अब आते हैं टेक्स्ट की क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। क्या तुम सोच रहे हो कि वो थर्ड लेवल एक माध्यम है एस्केप करने के लिए, यानी इस दुनिया से भागने के लिए, चार्ली के लिए। वाई, क्यों कर, अगर तुम सोच रहे हो। आंसर, येस द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ, वो थर्ड लेवल एक एस्केप करने का माध्यम है, यानी इस दुनिया की हकीकत से भागने का एक माध्यम है चार्ली के लिए। ही वांटेड टू एस्केप द ग्लूमी एंड क्रूएल रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। वो चाहता है भाग जाए इस प्रेजेंट वर्ल्ड की ग्लूमी और क्रूएल रियलिटी से। ग्लूमी मतलब उदास और विषाद, और ये जो क्रूएल है उसका मीनिंग है जो क्रूर यानी निर्दयी भरा ये दुनिया है, उससे वो भाग निकलने के लिए ये थर्ड लेवल उसके लिए एक मीडियम ऑफ एस्केप है। ही वांटेड टू मूव बैक इनटू द पास्ट। वो चाहता है कि वो अतीत में चले जाए, टू हैप्पियर टाइम्स। वो अतीत उसके लिए एक हैप्पियर टाइम है। एंड लीड ए पीसफुल लाइफ देयर, और वहाँ वो शांति से जिए। इट वॉज हिज डिजायर टू गो बैक टू गेल्सबर्ग। इसीलिए वो चाहता है कि वो चले जाए फिर से गिल्सबर्ग जो इलियोनेस में है, इन द ईयर 1894 इन ए हारमोनियस वर्ल्ड फ्री ऑफ मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स। वो चाहता है 1894 की ईयर में वो चले जाए जहां उसको एक मिलेगा हारमोनियस वर्ल्ड, यानी एक सामंजस्य भरा दुनिया जो फ्री है मॉडर्न डे प्रॉब्लम से। वो मॉडर्न डे प्रॉब्लम सारे क्या हैं, जैसा फियर यानी भय, स्ट्रेस, प्रेशर, इनसिक्योरिटी। स्ट्रेस मतलब दिमाग की तनाव, प्रेशर यानी काम की प्रेशर, और इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा की भावना मन में जो आता है। व्हेन द वर्ल्ड हैज़ नॉट विटनेस्ड टू डिवास्टेटिंग वर्ल्ड वॉर्स। ये तब की दुनिया है प्रेजेंट डे जब दुनिया देखने वाला था 2 वर्ल्ड वार। ये उससे पहले की टेंशन की दुनिया की बात हो रहा है। द थर्ड लेवल वाज ए रिजल्ट ऑफ चार्लीज विश टू एस्केप टू प्लीजेंट टाइम। अब जो तनाव है दुनिया में वर्ल्ड वार से पहले, तो चार्ली चाहता है ये थर्ड लेवल उसके लिए एक माध्यम है कि वो एक प्लीजेंट टाइम में चला जाए, यानी उसके
अतीत में चला जाए जहाँ वो शांति से रह सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू इन्फॉर फ्रॉम साम्स लेटर टू चार्ली, यानी शाम ने जो लेटर लिखा है चार्ली के पास उससे तुम क्या अनुमान लगाते हो, क्या रिजल्ट निकालते हो। आंसर देखो, द लेटर वाज द आउटकम ऑफ चार्लीज थॉट्स, ये लेटर चार्ली की थॉट की आउटकम है, रिजल्ट है। चार्ली फाउंड साम्स लेटर अमंग द ओल्डेस्ट फास्ट डे कवर्स, चार्ली को शाम की खत कहाँ मिला, जहाँ पर पुराने सब फास्ट डे कवर रखा हुआ था, यानी पुराने खत रखा हुआ था। इट वॉज मेल्ड टू हिज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग, इस खत को भेजा गया था चार्ली के ग्रैंडफादर के पास जो रहते थे गेल्सबर्ग में। द फास्ट डे कवर्स आर नेवर ओपन्ड, जिसे तुमको पता है फास्ट डे कवर को खोला नहीं जाता है। एंड देयर इज ए ब्लैंक पेपर इनसाइड द एनवलप, और उस एनवलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर रहता है। बट स्ट्रेंजली द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, लेकिन अजब की बात यह है कि एनवलप के अंदर जो पेपर निकला वो ब्लैंक नहीं था, उसमें लिखा हुआ था। द लेटर वाज डेटेड जुलाई 1894, और वो खत के ऊपर डेट डाला गया था, वो डेट ये था। एंड वाज रिटन बाय शाम टू चार्ली, और वो भी लिखा गया था शाम के द्वारा चार्ली के पास। इन द लेटर शाम टोल्ड चार्ली दैट ही फाउंड द थर्ड लेबल, उस खत में शाम लिखा है चार्ली को कि उसको मिल गया है थर्ड लेबल, और वो थर्ड लेबल के माध्यम से एंड इज नाउ प्रेजेंट इन गेल्सबर्ग, वो आ गया है गेल्सबर्ग में जो इलिनॉय स्टेट में है। इन द ईयर 1894, वो अभी 1894 की ईयर में जी रहा है। ही हैज हैप्पीली एस्केप्ड टू हैप्पियर टाइम्स, वो बड़े आराम से भाग निकला है एक अच्छी दुनिया में, यानी प्रेजेंट डे वर्ल्ड को छोड़ के एक हैप्पियर टाइम यानी अतीत के टाइम में आ गया है। ही ऑल्सो एडवाइजेस चार्ली एंड लुइजा टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेबल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इसीलिए वो एडवाइज करता है चार्ली और उसका पत्नी लुइजा को कि वो ढूंढते रहे थर्ड लेबल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में है। इट इज़ ओवर द सर्च, ढूंढने से मिलेगा। इट वाज ऑल चार्ली से हॉलुसिनेशन, और ये सारे चार्ली का मन की भावना है, मन की भ्रम है, ये उसके लिए माया है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द मॉडर्न डे वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस, आजकल आधुनिक दुनिया भरा है असुरक्षा की भावना से, फियर डर से, वार लड़ाई से, वरी तनाव से मतलब चिंता से, स्ट्रेस तनाव से। व्हाट आर द वेज इन व्हिच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, और क्या क्या रास्ता है जिस रास्ते से हम ये सब प्रॉब्लम को जीत सकते हैं, ये सब सारे प्रॉब्लम से हम दूर रह सकते हैं। आंसर देखो, द प्रेजेंट वर्ल्ड इज फील्ड विथ नेगेटिविटी, अनसर्टनिटी, पैनिक, फियर, वार, प्रेशर, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, आजकल की दुनिया भरा है किससे, नेगेटिविटी यानी नकारात्मक से, अनसर्टनिटी अनिश्चितता से, पैनिक बहुत डर, फियर डर, वार लड़ाई, प्रेशर यानी काम के प्रेशर, स्ट्रेस जो मेंटल टेंशन है, एंग्जाइटी भी एक मेंटल स्टेट है जिसको हम कह सकते हैं उत्कंठा, व्यग्रता, ये सारे चीज़ से आजकल की दुनिया भरा पड़ा है। व्हिच टेंड्स टू टेक ए टॉल ऑन आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और ये सारे सिचुएशन हमको किस तरफ ले जाता है, हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर एक टॉल यानी एक इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट। वी ऑल अटेम्प्ट टू ओवरकम दिस इन डिफरेंट वेज, और हम सब अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि इससे कैसे डिफरेंट वेज से मतलब डिफरेंट तरीके से हम इसको जीत सकते हैं, यानी इससे दूर रह सकते हैं। डूइंग व्हाट मेक्स वन हैप्पी लाइक गोइंग ऑन वैकेशन विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, और काम की बात अगर किया जाए एक आदमी हैप्पी रह सकता है, मतलब ये सारे सिचुएशन से दूर रह सकता है। कैसे, जब वो जाएगा वैकेशन में यानी छुट्टी मनाने में विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और एक तरीका है लिसनिंग टू म्यूजिक सुनकर, और दूसरा एक वे है वाचिंग सनसेट यानी नेचर को देखना, जब सूरज सेट करता है उसका सीनरी को एंजॉय करना। सो ऑन वर्क्स एज ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द ग्रीम रियलिटी, और ऐसे इसी काम ये एक टेम्पररी रिफ्यूज है, मतलब एक टेम्पररी आश्रय है, ये हकीकत से दूर रहने के लिए, भयंकर हकीकत से दूर रहने के लिए। Our hobbies like stamp collecting, reading books and watching movies or shows that we find comforting
पेंटिंग इज ए मोमेंटरी एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट डे। ठीक इसी तरह हमारे सब जो हॉबी यानी हैबिट, जैसे स्टाम्प कलेक्ट करना, किताब पढ़ना, मूवी और शो देखना, जो हमें कंफर्टिंग यानी प्लीजेंट लगता है, और साथ साथ पेंटिंग भी, ये एक मोमेंटरी एस्केप है, मतलब टेम्पररी एस्केप है, माध्यम है फ्रॉम द प्रेजेंट डे की हकीकत से दूर रहने के लिए। वी ऑल्सो ट्राई टू कीप द पास्ट alive in the present day by mentally transporting ourselves to the past to happier times as a psychological escape from the contemporary world। मतलब हम साथ साथ ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे पास्ट को कैसे जिंदा रख सके प्रेजेंट में रहते हुए भी, कैसे मेंटली हम अपने आप को ट्रांसफ़र अगर कर दें पास्ट में एक हैप्पियर टाइम में, और ये एक साइकोलॉजिकल एस्केप है प्रेजेंट की वर्ल्ड से एस्केप करने के लिए, यानी इसकी टेंशन से दूर रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। क्या स्टोरी में तुमको टाइम और स्पेस यानी समय और जगह की इंटरसेक्शन दिख रहा है? वो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को छेद कर रहे हैं, क्या तुम्हें ऐसे दिखाई दे रहा है? येस, एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इज क्लियरली विजिबल इन द स्टोरी। हाँ, टाइम और स्पेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है स्टोरी में। देयर आर ए फ्यू इंस्टेंसेस लाइक द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट and second levels of the Grand Central Station in the present time, while that of the third level in the past। एक इंस्टेंस मतलब एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की एग्जिस्टेंस यानी होना, ये तो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वो जो थर्ड लेवल की बात हो रहा है ये प्रेजेंट टाइम में नहीं है, ये पास्ट में है। The architecture and furniture of the third level were old-fashioned, and everyone on that level was dressed in the fashion of 1890s। यानी वहाँ की जो आर्किटेक्चर यानी थर्ड लेवल की जो बनावट और वहाँ की जो फर्नीचर वो सब ओल्ड फैशन है, यानी ओल्ड मॉडल के हैं, और हर कोई जो वहाँ प्रेजेंट थे वो जो ड्रेस पहने हुए थे वो 1890 की फैशन वाली है। The world which did not publish in the present time was there and dated June 11, 1894। दी वर्ल्ड नाम की जो मैगज़ीन जो अभी प्रेजेंट टाइम में पब्लिश नहीं हो रहा है वो वहाँ था, और उसके ऊपर तारीख लिखा गया था जून 11, 1894। चार्ली गोज़ टू बाई 2 tickets to Galesburg, Illinois in the year 1894 but only has न्यू स्टाइल मनी। चार्ली जाता है वो टिकट खरीदने के लिए कि वो जा सकेगा गेल्सबर्ग इलिनॉइस में, कौन सी ईयर में? 1894 में, लेकिन उसके पास जो पैसा है खरीदने के लिए वो सब न्यू स्टाइल मनी है। चार्ली एंड लुइजा एग्जिस्टेड इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, और ये जो चार्ली और उसकी पत्नी ये दोनों प्रेजेंट वर्ल्ड में है, और बात हो रहा है पास्ट की। द फर्स्ट डे कवर दैट चार्ली फाउंड इन हिज स्टाम्प कलेक्शन डेटेड जुलाई 18, 1894। वो जो फर्स्ट डे कवर चार्ली को मिला उसकी स्टाम्प कलेक्शन जगह में, उसके ऊपर तारीख लिखा हुआ था जुलाई 18, 1894। इट वॉज मेल टू हिज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग, और वो खत मेल हुआ था उसके ग्रैंडफादर के नाम में जो रहते थे गेल्सबर्ग में। देयर वॉज ए लेटर इन साइड द एनवलप व्हिच वॉज रिटन बाई साम, और उसके अंदर उस एनवलप के अंदर एक खत था जो लिखा गया था साम के द्वारा। हु ऑल्सो एग्जिस्टेड इन द प्रेजेंट, और वो साम प्रेजेंट में रहता है, लेकिन लिखा गया है पास्ट पर्सन के लिए। दीज इंस्टेंसेस शो द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, और ये सारे एग्जाम्पल हमको ये बताया कि यहाँ पर टाइम और स्पेस, समय और जगह की इंटरसेक्शन हुआ है, यानी वर्तमान के समय को अतीत के समय के साथ, वर्तमान की जगह को अतीत की जगह के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन को ठीक से समझो। अपैरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न आउट टू बी ए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन, डिस्कस। वो बोल रहा है अपैरेंट इलॉजिकलिटी यानी स्पष्ट विसंगति कैसे बन जाता है फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन में, यानी भविष्य की कल्पना में, अनुमान में कैसे बदल जाता है, ये बात डिस्कशन करो। आंसर, येस, अपैरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न आउट टू बी ए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। हाँ, साफ विसंगति कभी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन में बदल जाता है, यानी भविष्य के अनुमान में बदल जाता है। दिस इज़ नॉट ओनली ट्रू बट हैज़ बीन प्रूव टाइम
सिर्फ ये सच नहीं है, ये प्रूव्ड भी है एंड अगेन, और ये बार बार भी प्रूव हुआ है। समटाइम्स व्हाट सीम्स टू बी इलॉजिकल एट द वेरी बिगिनिंग टर्न्स आउट टू बी ए रियलिटी इन द फ्यूचर। कभी कभी जो हमें लगता है कि ये बिल्कुल इलॉजिकल है बिगिनिंग में, लेकिन बाद में चलकर ये हकीकत बन जाता है भविष्य में। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज एंड द टेक्नोलॉजीज without which we can't imagine our lives today were once an idea in someone's mind and were unimaginable to most people। यानी अब की दुनिया की जो बड़े बड़े डिस्कवरी और जो सब टेक्नोलॉजी जो हमारे सामने अभी है, विदाउट व्हिच, जिसके बिना हम अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ये कभी एक आइडिया बना हुआ था किसी के दिमाग में और इसको भी हकीकत करके इमेजिन नहीं कर पाते थे कुछ लोग, लेकिन अब वो हकीकत बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, द आइडिया ऑफ द लाइट बल्ब वॉज रिगार्डेड एज इम्पॉसिबल ऑनटिल थॉमस एडिसन इन्वेंटेड इट। जैसा इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना, ये आइडिया इम्पॉसिबल लगता था लोगों को कि ऐसा लाइट निकल सकता है एक चीज़ से, तब तक इम्पॉसिबल लगता था जब तक थॉमस एडिसन ने इसको इन्वेंट किया। द इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन्स, कार्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड द इंटरनेट, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन्स वर कंसिडर्ड इम्पॉसिबल टू। और ये सारे जो एरोप्लेन, कार, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, ये भी एक टाइम में इम्पॉसिबल लगता था लोगों को। द आइडियाज ऑफ दिस इन्वेंशंस वर रिगार्डेड एज इलॉजिकल। और ये सब का निकलना यानी बनना फर्स्ट टाइम, ये पहले इलॉजिकल रिगार्ड होता था, उसको इलॉजिकल लोग सोचते थे, और जो साइंटिस्ट काम करते थे इसके ऊपर उनको पागल कहते थे। बट टुडे वी यूज इट ऑल, लेकिन अब हम ये सब को यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली, द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ए रेलवे स्टेशन दैट अलाउज अस टू टाइम ट्रैवल फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर कैन बी कम्प्लीटेड रूल्ड आउट। ठीक इसी तरह एक ऐसी रेलवे स्टेशन हमको मिल जाए जिससे हम टाइम ट्रैवल करके चार्ली की तरह प्रेजेंट से पास्ट की दुनिया में चले जाए या पास्ट से फ्यूचर में चले जाए, इसको भी कम्प्लीटली हम रूल आउट यानी मना नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिलेटली हेल्प्स कीप द पास्ट आलिव। यानी फिलेटली मतलब स्टाम्प कलेक्टिंग हॉबी इंसान को मदद करता है उसका अपनी पास्ट को जिंदा रखने में। डिस्कस अदर वेज इन व्हिच दिस इज डन। कुछ और दूसरा रास्ता बताओ जिस रास्ते में ये काम भी हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तुम क्या सोच रहे हो इंसान की फितरत के बारे में, जब इंसान कॉन्स्टेंटली उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में घूमता रहता है। कभी उसको पास्ट अच्छा लगता है, कभी उसको प्रेजेंट अच्छा लगता है, कभी वो अपने आप को फ्यूचर में पाता है, ख्वाब में खोया रहता है। आंसर, along with philately, a lot of things that we practice in our day-to-day lives help in keeping the past alive in the present। ये स्टाम्प कलेक्टिंग हॉबी के साथ साथ यानी फिलेटली के साथ साथ बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो हम करते हैं अपनी डे टू डे ज़िंदगी में। ये मदद करता है हमको प्रेजेंट में रहते हुए अपना पास्ट को ज़िंदा रखने में। कलेक्टिंग ओल्ड स्टाइल करेंसी, रीडिंग ओल्ड बुक्स, वाचिंग ओल्ड मूवीज़ एंड टीवी शोज़ एंड लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स आर सम ऑफ द वेज। ठीक है, इसी तरह फिलेटली की तरह दूसरे सब काम क्या हो सकता है, जैसे पुराने करेंसी को कलेक्ट करना, पुराने किताब को पढ़ना, पुराने मूवी देखना, पुराने टीवी शोज़ को देखना और पुराने गाना सुनना। ठीक इसी तरह वेज है फिलेटली की तरह। वी ऑल्सो कैप्चर ए लॉट ऑफ फोटोज़ एंड प्रिजर्व देम इन फोटो एल्बम्स। हम बहुत सारे फ़ोटो लेते हैं और उसको अपने एल्बम में सजाते हैं। वी ऑल्सो प्रिजर्व लेटर्स एंड गिफ्ट्स दैट रिमाइंड अस ऑफ द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर सेल्व्स। हम ये भी करते हैं कि हम अपने पास जो लेटर आया है किसी दूसरे से, हम उसको प्रिजर्व करते हैं। कोई हमको गिफ्ट दिया है उसको प्रिजर्व करते हैं, इसलिए कि ये हमको याद दिलाता है हमारे अच्छे दिन की और हमारे प्यारे लोगों की याद देता है, लव्ड वंस। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो, विजिटिंग हेरिटेज साइट्स एंड प्रैक्टिसिंग एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नॉट ओनली कनेक्ट्स अस टू आवर ओल्ड रूट्स बट ऑल्सो एजुकेट्स अस। जैसा हम अपनी परंपरा, ऐतिह्य को अगर हम घूमने जाएंगे, जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर है हमारे देश में, वो ताजमहल हो या कोई मंदिर हो या लाल किला हो, रेड फोर्ट हो, जो भी हो, पार्लियामेंट हो, ये सब जगह घूमने जाना और अपनी ओल्ड कस्टम और ट्रेडिशन जो सारे हमारे संस्कृति है, पुरानी संस्कृति, उसको मानना, पालना, उस पर अमल करना, ये हमको सिर्फ अपने रूट यानी अपनी
भीतिभूमि के साथ कनेक्ट करता है ऐसा नहीं है, इससे हमको भी शिक्षा मिलता है। वी ऑल्सो ट्रेजर ए लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नो लॉन्गर यूज। हम बहुत सारे ऐसे चीज़ ट्रेजर करते हैं, मतलब जमा करते हैं अपने मेमोरी में या रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, जो कोई काम का नहीं है, कोई यूज़ का नहीं है, उससे कुछ वैल्यू नहीं मिलता है, फिर भी हम उसको ट्रेजर करते हैं। बिकॉज दे आर मेमोरेबल टू अस एंड होल्ड इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये सब हमारे लिए याद है, मेमोरेबल है, और इसका भी हमारे सामने एक इम्पोर्टेंस होता है पर्सनली लाइफ में। वी ह्यूमन बींग्स आर गिफ्टेड विद द एबिलिटी टू रिमेंबर द पास्ट एंड ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर। क्यों करके हम जो इंसान होते हैं, हमारे पास एक एबिलिटी है, एक फीचर है, हमारे एक क्वालिटी है कि हम अपने पास्ट को भी रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, साथ साथ भविष्य को लेकर प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी भी करते हैं। द प्रेजेंट वर्ल्ड इज वेरी फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव एंड ऑफन लीड्स टू ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। आजकल की दुनिया बड़ा ही फास्ट है, तेज़ है और कॉम्पिटिटिव है, और इससे क्या होता है, ये हमको ले जाता है एक ट्रेमेंडस अमाउंट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की तरफ। मतलब दिमाग में तनाव आ जाता है, चिंता आ जाता है, व्यग्रता आ जाता है, बहुत सारे आ जाता है, ऐसी हालत की तरफ हमको ले चलता है ये आज की दुनिया। वी ऑल रिजॉल्व टू डिफरेंट वेज टू फाइंड पीस एंड हारमोनी। हम ढूंढते रहते हैं कैसे नया नया रास्ता हमको मिल जाए, जिस रास्ते से हमको पीस एंड हारमोनी मिल सकता है, हमारे दिमाग को शांति मिल सकता है इस तनाव से दूर। When the reality is not as we wished it to be, और जब हकीकत में ये हमको नहीं मिलता है, उस स्ट्रेस और एंग्जाइटी से मुक्ति नहीं मिलता है, तो क्या होता है, ये डिसअपॉइंटिंग होता है हमारे लिए, हमको अनप्लीजेंट होता है उस हालत। वी ऑफन फाइंड टेम्परेरी एस्केप। फिर हम क्या करते हैं, माध्यम निकालते हैं कि कैसे हम भाग जाए इस दुनिया से, एस्केप कर लें। वो किस तरह, रिमेंबरिंग द पास्ट, अपने अतीत को याद करके, व्हेन थिंग्स वर बेटर एंड वी वर हैप्पियर, जहाँ चीज़ें सब अच्छा होता था, अगर हम वहाँ होते तो खुशी में होते। द पास्ट हेल्प अस टू एनालाइज आवर मिस्टेक्स सो द चांसेस ऑफ रिपीटिंग देम बिकम्स लेस। अतीत को याद करना कोई बुरी बात नहीं है, इससे हमको क्या हेल्प मिलता है कि हम अपने मिस्टेक को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे ये चांस कम हो जाता है कि उसको हम फिर से दोबारा रिपीट ना करें, उस चांस की कमी आ जाता है, उस गलती को रिपीट करने में कमी आ जाता है। वी ऑल्सो टेंड टू इमेजिन दैट व्हाट आवर फ्यूचर वुड लुक इट, और ये भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। इट हेल्प्स अस टू मेक आवर करेंट चॉइसेस, और इससे हमको क्या मदद मिलता है, प्रेजेंट में चॉइस करने में यानी डिसीजन लेने में हमको मदद मिलता है। सो दैट इट लीड्स टू द फ्यूचर दैट वी विश टू हैव। इससे क्या होता है, हम उस भविष्य की ओर चलते हैं जिसको हम पाना चाहते हैं। आशा करता हूँ आंसर सब समझ में आता होगा। जिसको चैप्टर समझ में आया है उसको आंसर समझ में आ जाएगा, जिसको चैप्टर ठीक से वो समझा नहीं है उसको ज़रूरत है कि पहले चैप्टर को समझ जाएं। मैं इस वीडियो की लिंक में दे दूँगा, वो चैप्टर की एनालिसिस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में किया हूँ, और लिंक अगर नहीं मिल रहा है तो सर्च बटन में मेरा चैनल का नाम लिखकर चैप्टर का नाम लिख लो, एक्सप्लेनेशन वो मिल जाएगा। और साथ साथ कोई दूसरा चैप्टर अगर चाहिए जैसे ग्रामर वगैरह, ठीक इसी तरह मेरे चैनल का नाम लिखकर उसके पास उस चैप्टर को लिख लो, सर्च में मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यू हैव रेड एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर इन हॉर्नबिल क्लास 11। कंपेयर द इंटरवीविंग ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी इन द टू स्टोरीज। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि तुमने क्लास 11 में हॉर्नबिल किताब में जयंत नार्लिकर का लिखा हुआ एडवेंचर चैप्टर को पढ़ा है। अब तुम कंपेयर करो फैंटेसी और रियलिटी, यानी कि ख्वाब और हकीकत, ये दोनों में क्या रिलेशन है, क्या अपोजिशन है, ये दोनों कहानी में उसको कंपेयर करके दिखाओ। आंसर, द इंटरवीविंग ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी इज शोन इन बोथ स्टोरीज। ये दोनों कहानी में, मतलब एडवेंचर में और इस थर्ड लेवल की स्टोरी में फैंटेसी और रियलिटी की इंटरव्यू है, दोनों का रिलेशन है, उसको दिखाया गया है दोनों स्टोरी में। बोथ स्टोरीज एक्सप्लोर द साइंस फिक्शन जीनियर ऑफ टाइम ट्रैवल। ये दोनों कहानी अन्वेषण कर रहे हैं साइंस फिक्शन के बारे में, जिसे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है।
मतलब कैसे हम अपने पास्ट को जा सकते हैं, अपने फ्यूचर को जा सकते हैं, इसी बात दोनों स्टोरी में है। बोथ ऑफ द स्टोरीज क्लियरली नैरेटेड हाउ आवर माइंड ट्रिक्स अस इनटू बिलीविंग द प्रेजेंस ऑफ समथिंग दैट इज नॉट देयर बट वी सी इट बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वांट इट टू एग्जिस्ट। मतलब ये दोनों कहानी साफ साफ ये बताते हैं कि हमारे दिमाग कैसा हमको पढ़ाता है, यानी हमको बताता है कि हम यकीन करें कि कुछ है जो असल में नहीं है, बट वी सी इट बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वांट इट टू एग्जिस्ट। इसका मतलब हमारा दिल में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि वो हमको मिल जाए, इसीलिए वो हमको दिखाई देता है। बोथ चार्ली एंड प्रोफेसर गायतोंडे's लाइफ इज स्टॉक बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। और ये दोनों कहानी में, एक कहानी में चार्ली है, दूसरे कहानी में प्रोफेसर गायतोंडे है, उन दोनों की लाइफ जिंदगी कहीं अटक गया है ये दोनों के बीच में, मतलब फैंटेसी और रियलिटी के बीच में। दे बोथ स्ट्रगल टू डिफरेंशिएट द वर्ल्ड, द रियल वर्ल्ड फ्रॉम द इमेजिनेशन। वो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं कैसे असल दुनिया को इमेजिनेशन दुनिया से अलग देखें। गायतोंडे is so absorbed in the concept of the Battle of Panipat that he creates a parallel world in his mind and alters the result of the battle as per his desire। गायतोंडे इतना डूब जाते हैं, मग्न हो जाते हैं वो पानीपत की लड़ाई की चैप्टर में कि वो भी एक क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में ऐसे ही एक समांतर वर्ल्ड अपने माइंड में, और उस बैटल के रिजल्ट को अपने हिसाब से बदल लेते हैं। Similarly, Charlie always wished to live in Galesburg and have a peaceful and happier life। ठीक इसी तरह चार्ली भी चाहता है कि वो जाके गेल्सबर्ग में रहे, वहाँ पीसफुल और हैप्पी लाइफ जिए। ही वांटेड टू एस्केप रियलिटी, और प्रेजेंट वर्ल्ड की हकीकत से वो भाग जाना चाहता है। दिस रिजल्ट्स इन हिम इमेजिनिंग द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और इससे क्या होता है, ये रिजल्ट निकलता है कि वो इमेजिन करता है कि असल में एक थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जिस स्टेशन की जरिए से वो टिकट खरीद के गेल्सबर्ग यानी अतीत में जा सकता है। द थर्ड लेवल वाज ए वे ऑफ मेकिंग हिज विश कम ट्रू। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये जो थर्ड लेवल है ये चार्ली की विश को पूरा करने में यानी सच करने में मदद करेगा, ये वो सोच रहा है। Both of them tried to change the disappointing reality by creating a world of fantasy in their minds। और ये दोनों मतलब चार्ली और गायतोंडे दोनों कोशिश कर रहे हैं कि जो अनप्लीजेंट, डिसअपॉइंटिंग मतलब अनप्लीजेंट जो एक हकीकत है उसको बदल कर चेंज करके वो क्रिएट कर सके एक फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें वो खुश रहें, मन ही मन में क्यों ना हो।